हेलो गाइस, आज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की ही वीडियो बना रहे हैं, राइट। इसकी दो वीडियो पहले बन चुकी है, ये इसकी फाइनल वीडियो है, क्लियर है। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एक्सेस डिमांड का, राइट। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या होता है, जो एडी और एएस जहां बराबर होते हैं दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्लियर है। अब एक्सेस डिमांड में क्या होता है, आपकी एडी एएस बनाया आपने, एडी बनाई, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। लेकिन एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो जितनी एडी चाहिए उससे ज्यादा है मार्केट में, क्लियर है। इक्विलिब्रियम तो होगा लेकिन वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं होगा, क्लियर है। इसमें देखिए जो एक्चुअल एडी है वो एडी से ऊपर की तरफ है और इक्विलिब्रियम कहां आ रहा है, यहां पे। और ये जो गैप आ रहा है दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है, जो कहते नहीं है जनरल प्राइस बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, वो इसलिए ही होता है कि जब आपका प्राइस ज्यादा होता जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि मार्केट में सप्लाई नहीं होती उतनी लेकिन डिमांड उससे ज्यादा होती है। तो डेफिनेशन देखिए इसकी, इट इज अ सिचुएशन वेयर AD is more than AS corresponding to full employment level of output in the economy. Inflationary gap refers to the gap by which actual AD exceed the AD required to establish full employment level. जो AD आपको full employment level के लिए चाहिए, actual AD उससे ज्यादा हो, ऊपर की तरफ हो, क्लियर है। तो इसे क्या बोला जाता है, एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। ऐसे ही डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप आता है, वो भी देखिए सेम सिचुएशन है, बस जो एडी होता है वो ऊपर की जगह कहां आ जाता है, नीचे। और ये जो गैप आता है दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, क्लियर है। और इसकी डेफिनेशन में लिख लीजिए क्या है, इट इज द सिचुएशन व्हेन एडी इज लेस देन द एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और डिफ्लेशनरी गैप इज अ गैप बाय विच एक्चुअल एडी शॉर्ट्स एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्लियर है। तो ये 1 नंबर या 3 नंबर का आ सकता है, जो आपको इसमें डायग्राम बताना है और इसकी डेफिनेशन लिखनी है, क्लियर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब याद रखना, एक्सेस डिमांड में लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, डिफ्लेशनरी गैप में लोगों के पास पैसा कम होता है, डेफिशिएंट डिमांड जिसे बोलते हैं, क्लियर है। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है वो देखिए मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। इसको कंट्रोल करने की दो पॉलिसी होती है, एक फिस्कल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इट इज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। एंड मॉनेटरी पॉलिसी द पॉलिसी ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, क्लियर है। तो पहले फिस्कल पॉलिसी देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप इसका। क्लियर है, देखिए फिस्कल पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। दूसरा, इसकी दो पार्ट होते हैं, रिवेन्यू पॉलिसी और टैक्स पॉलिसी बोला जाता है इसे, और इसे एक्सपेंडिचर पॉलिसी बोला जाता है। जो रिवेन्यू पॉलिसी होती है वो बेसिकली टैक्स से रिलेटेड होती है। तो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, तो इन्फ्लेशन में आप बताइए कि टैक्स को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए। सर लोगों के पास पैसा पहले से ही बहुत ज्यादा है तो आपको टैक्स को बढ़ा देना चाहिए। इन्फ्लेशन में देखिए इंक्रीज इन टैक्स, डिफ्लेशन में कम है तो डिक्रीज इन टैक्स, क्लियर है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर पॉलिसी। देखिए गवर्नमेंट बहुत सारी पब्लिक वर्क्स के ऊपर पैसा लगाती है जिससे लोगों का पैसा भी जाता है उससे, क्लियर है। तो इन्फ्लेशन में क्या करना चाहिए, उस एक्सपेंडिचर को जो आप कर रहे हैं पब्लिक वर्क्स के ऊपर वो कम कर देना चाहिए, और डिफ्लेशन में बढ़ा देना चाहिए। ये उल्टा, इसमें डिफ्लेशन इधर है और इन्फ्लेशन इधर है, क्लियर है। तो फिस्कल पॉलिसी किसकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। रिवेन्यू पॉलिसी में रिवेन्यू पॉलिसी के अंदर अगर इन्फ्लेशन हो तो टैक्स को बढ़ा दो, डिफ्लेशन है तो टैक्स को कम कर दो। एक्सपेंडिचर पॉलिसी में अगर इन्फ्लेशन है तो पब्लिक वर्क्स के ऊपर खर्चा कम कर दो और डिफ्लेशन में बढ़ा दो। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला आया आपका मॉनेटरी पॉलिसी। ये हमने बैंकिंग में पढ़ा हुआ, पूरा सेम है। मॉनेटरी पॉलिसी किसकी होती है, आरबीआई की होती है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड
डिफ्लेशन। क्लियर है? इसके दो मेजर्स होते थे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता था? बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड लीगल रिजर्व रेशियो। बैंक रेट कौन सा रेट होता है, ये मैंने डिटेल में नहीं लिखवाया हुआ क्योंकि हमने बैंकिंग में डिटेल में करा हुआ इसे, लेकिन मैं आपको बता दूं होता क्या था। बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो आरबीआई चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से। क्लियर है? फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। रेपो रेट सेम चीज फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। क्लियर है? तो इन्फ्लेशन में क्या करना चाहिए? इसे बढ़ा देना चाहिए, जिससे क्रेडिट महंगा हो जाएगा और इजी अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। इन्फ्लेशन में यही तो करना होता है ना, इजी अवेलेबिलिटी नहीं हो पैसों की, और डिफ्लेशन में कम कर देना चाहिए। क्लियर है? लीगल रिजर्व रेशियो, आपको पता है कि कमर्शियल बैंक को सारा पैसा आगे लेंड नहीं कर सकता, वो उसको कुछ पैसा या तो अपने पास रखना पड़ता है और कुछ पैसा आरबीआई का रखवाना पड़ता है। जो आरबीआई का रखवाता है उसे बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो, और जो अपने पास रखते हैं उसे बोला जाता है लीगल रिजर्व रेशियो। क्लियर है? वो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इन्फ्लेशन में क्या करना चाहिए? इसे बढ़ा देना चाहिए, डिफ्लेशन में कम कर देना चाहिए, जिससे कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा ना हो लोगों को लेंड करने के लिए। एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? इट मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक। तो इन्फ्लेशन में क्या करना चाहिए? आरबीआई को बेचना चाहिए कमर्शियल बैंक्स को। तो कमर्शियल बैंक का जो पैसा है वो आरबीआई के पास आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो लोगों के पास पैसा इजी अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। और डिफ्लेशन में बायबैक कर लेना चाहिए, जिससे लोगों का पैसा ज्यादा जाए। क्लियर है? और ये क्वालिटेटिव है, इसमें मेन जो है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या? आप लोन लेने जा रहे हो तो आप एक सिक्योरिटी दोगे, तो जो अमाउंट ऑफ लोन और जो सिक्योरिटी गिवन है उसकी वैल्यू में जो गैप होता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट। क्लियर है? इन्फ्लेशन में बढ़ा देना चाहिए, डिफ्लेशन में कम कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन में लोगों के पास इजीली अवेलेबिलिटी नहीं हो क्रेडिट की। क्लियर है? और मॉरल एडवाइस, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। मॉरल एडवाइस तो नाम ही बता रहा है कि प्रेशर वाइज या ओरली वाइज, राइटिंग वाइज आरबीआई मना करता है इन्फ्लेशन में लोगों को पैसा मत दो। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है इसका, मतलब 2 पॉइंट बचे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये प्योर थ्योरी क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरी का आ सकता है, जो आपको डायरेक्टली 6 नंबर का लिखना होगा। क्लियर है? इक्विलिब्रियम लेवल किनीशियन ने दिया, 2 अप्रोचेज होती है, एडीएस अप्रोच एंड एसआई अप्रोच। एडीएस में क्या होता है? जहां पे एडी और एस, ये एस नीचे से ही है, यहां से जहां पे एडी और एस मीट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्लियर है? अब इसमें देख लीजिए, लिखना क्या आपको? अकॉर्डिंग टू कीन्स, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एडी क्या होता है? इट इज द सम ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। और एएस क्या होता है? नेशनल इनकम, जो आपका आउटपुट होता है। क्लियर है? आगे देखिए, इसका एक शेड्यूल बना दिया कि ये आपको आउटपुट दे दिया, इनकम दे दी, कंजम्पशन दे दी, एडीएस जहां मीट कर रहे हैं वहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम जहां पे एडी इज इक्वल टू एएस है। इस सिचुएशन को इफेक्टिव डिमांड भी बोला जाता है, ये याद रखना। कभी कभार क्या होता है, पेपर में बोलता है कि इफेक्टिव डिमांड बताओ पूरा, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता ये पूछ क्या रहा है, ये पूरी एडीएस अप्रोच पूछ रहा है। क्लियर है? पहले आपने डायग्राम बनाना है, उसकी पॉइंट मेन लिखना है, एडीएस बताना है, फिर ये पॉइंट लिखना है, और फिर ये भी बताना है कि जब एडी और एएस बराबर नहीं होते तो क्या होगा। ईडी भी ज्यादा हो सकती है और एएस भी ज्यादा हो सकता है, वो देखिए। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए, जब एडी इज मोर देन एएस होता है, अगर एडी एएस से ज्यादा है, इसका मतलब लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और आउटपुट कम है। तो एडी के कितने कंपोनेंट होते हैं? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब कंजम्पशन ज्यादा है। तो आपको इन दोनों को पॉइंट को इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना, प्लान इन्वेंट्री, क्योंकि ये सारी चीज प्लान्ड होती है। तो सिंपल लॉजिक समझिए, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो सब प्रोड्यूसर क्या करेगा?
अपनी इन्वेंट्री को क्लियर करेगा। तो एक इन्वेंट्री डिजायर्ड है उसका, तो उसे वहां तक दोबारा लाने के लिए उसे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी, और वो एम्प्लॉयमेंट तब तक जनरेट करता जाएगा जब तक एडी और एएस बराबर ना आ जाए। एडी और एएस बराबर ना, यही लिखा है देखिए, व्हेन एडी इज मोर देन एएस, इसका मतलब प्लान्ड स्पेंडिंग इज मोर देन आउटपुट। इसका मतलब जो फर्म्स है या जो हाउस होल्ड है वो ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे आपकी इन्वेंट्री फॉल हो जाती है। उस इन्वेंट्री को डिजायर्ड लेवल पे लाने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती रहेगी और तब तक होती रहेगी जब तक एडी और एएस बराबर ना आ जाए। वाइस वर्सा, अगर एएस ज्यादा है एडी से, इसका मतलब कंज्यूमर और फर्म बाइंग लेस गुड्स, एज अ रिजल्ट प्लान इन्वेंट्री वो ड्राइव, और इन्वेंट्री ज्यादा हो जाएगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसको कम करने के लिए वो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, प्रोडक्शन कम कर देगा, और तब तक करता रहेगा जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा। अब इसकी नेक्स्ट अप्रोच जो है एसआई अप्रोच है, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। देखिए इस अप्रोच में क्या है, आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट जहां बराबर आ जाते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम ले लेते हैं। क्लियर है? देखिए जैसे ये एडी थोड़ी ऐसी बनानी है, इसमें गलत बनी हुई है। देखिए एडी ऐसी होती है इसके अंदर, तो एडी आपकी अपवर्ड जा रही है, एएस आपका 0 से जा रहा है, जहां ये मीट कर रहा है वहां पे सेविंग, और इसी पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम आ जाता है। इसी पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम, जहां पे एडीएस मीट करे वहीं पे आपको आई बनाना है। सेविंग नेगेटिव से जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। ये पूरा डायग्राम आपको एक साथ ही बनाना है, अलग अलग नहीं बनाना है। क्लियर है? इसमें देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ऐसा ही अप्रोच में जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं वहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। फिर इसकी एजम्पशन बता दी कि ये 2 सेक्टर मॉडल है, इन्वेस्टमेंट सेम है और प्राइसेस ऑफ गुड रिमेन सेम। क्लियर है? आगे देखिए, ये शेड्यूल बता दिया। फिर इसमें यही बताया कि जहां पे एस और आई बराबर आ रहे हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है इसके अंदर, वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन अगर एस और आई बराबर ना हो तो आपको कोई डेविएशन चेंज लाना पड़ता है, तभी वो दोबारा बराबर आते हैं। वो इसका डिसइक्विलिब्रियम है, वो भी देख लीजिए। ये इन्वेस्टमेंट है और ये सेविंग है। क्लियर है? चलिए, अगर आपकी सेविंग ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, जो हाउस होल्ड है वो सेव ज्यादा कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट इन्वेस्टमेंट कम है। क्लियर है? तो इससे क्या होगा, एक बार और ध्यान रखना, ये जो सेविंग होता है ये एएस का पार्ट होता है, और जो आई होता है वो एडी का पार्ट होता है। क्लियर है? तो अगर एस ज्यादा है तो इसका मतलब एएस ज्यादा है एडी से, तो वो जो आपने ईडीएस वाला भी पीछे पढ़ा था वही सेम लिखना है। इसमें भी आपको प्लान इन्वेंट्री को यूज करके ही करना है। वो देखिए, इसका मतलब क्या है, अगर लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं तो एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री होगा। आपका जो प्लान इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री उससे ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, अपनी प्रोडक्शन को कम करेगा, और तब तक करता जाएगा जब तक ये दोनों बराबर ना आ जाए। लाइकवाइज अगर आई ज्यादा है, इसका मतलब एडी ज्यादा है, तो प्लान इन्वेंट्री कम होता जाएगा, तो वो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा जिससे ये दोनों बराबर आ जाए। ये जरूर आता है 3 नंबर या 4 नंबर का, याद रखना। अगर एस ज्यादा है तो एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक होता है। क्लियर है? अगर आई ज्यादा है तो एक्यूमुलेशन नहीं होता, स्टॉक कम होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका कंप्लीट थ्योरी वाइज। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एडी कंपोनेंट, एएस कंपोनेंट, एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, फीचर्स, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसकी वर्किंग और उसके फॉर्मूले, फिर इक्विलिब्रियम, फिर एक्सेस डिमांड, फिर डेफिशिएंट डिमांड, उसको कंट्रोल करना, और ये लास्ट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एडी एंड एएस। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके थोड़े से फॉर्मूले में आपको दोबारा लिख के बता रहा हूं सारे के सारे,
और ट्राई करता हूं कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसी में करा दूं। वो देखिए, सबसे पहला जो हमने फॉर्मूला इसका पढ़ा था वो पढ़ा था एपीसी का। क्या फॉर्मूला होता है एपीसी का? सी बाय वाई। क्लियर है? एपीएस का क्या होता है? एस बाय वाई। क्लियर है? और ये किसके बराबर होते हैं? एपीसी प्लस एपीएस 1 के। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एमपीसी। एमपीसी का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। एमपीएस का क्या पढ़ा था? डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। और फिर एमपीसी प्लस एमपीएस भी किसके बराबर होते हैं? 1। क्लियर है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसका एक और फॉर्मूला देखिए। नेक्स्ट एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का के का फॉर्मूला क्या होता था? डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। मतलब चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन दूसरा फॉर्मूला के का, के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी। दूसरा फॉर्मूला क्या था? के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपी। क्लियर है? फिर एक लास्ट जो चीज हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी इक्विलिब्रियम लेवल निकालना। इक्विलिब्रियम लेवल की कितनी अप्रोचेज होती थी? 2। एक एडी इज इक्वल टू एस। एडी को क्या बोलते थे? सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई। क्लियर है? और दूसरी अप्रोच कौन सी थी? एस और आई। एस और आई को इक्वेट कर दो। क्लियर है? फिर एक जो चीज और पढ़ी थी हमने वो पढ़ी थी कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन। वो क्या होती थी? सी बार प्लस वी वाई। ये बी क्या होता है? एमपी। क्लियर है? जैसे ये 100 है प्लस 0.6 वाई है, तो इसमें और ये जो 100 होता है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, 0.6 होता है एमपीसी, और वाई सेविंग क्या होती थी? इसी से डिराइव होती थी। ये जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है ये माइनस में आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आता था? एमपीएस। इसे हम क्या बोलते थे? 1 माइनस बी वाई। क्लियर है? आई होप ये आपको फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। इसके एक लास्ट वीडियो और डालूंगा, सिर्फ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उसके अंदर हर तरीके के करा दूंगा। क्लियर है? चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।